नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों का कथ्य में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम उनके उपन्यासों के कथ्य पर बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जिन घटनाओं को लेकर, जिस कथ्य को लेकर उन्होंने अपने उपन्यासों को बुना, वो किस प्रकार के हैं, उनके अंदर से उन्होंने किन किन समस्याओं को उभारने का प्रयास किया, उनके पात्र कैसे हैं और उन्होंने किस प्रकार की भाषा का अवलंब लिया है। मैत्रेयी पुष्पा जी का जन्म अलीगढ़ के सिरकुरा गांव में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। इनके पिता हीरालाल और इनकी माता श्रीमती कस्तूरी के यहाँ ये एक मध्य वर्गीय परिवार में होने पर भी बहुत नाजों से पाली गई। इन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन झांसी के खिल्ली गांव में व्यतीत किया था। अल्पायु में ही लगभग 1.5 वर्ष इसमें ही एक गंभीर रोग से इनके पिता का देहावसान हो गया। अतः घर परिवार को संभालने की, पालन पोषण करने की संपूर्ण उत्तरदायित्व इनके दादाजी मेवाराम और इनकी माँ कस्तूरी देवी पर आ गया। मैत्रेयी पुष्पा ने 13 वर्ष की अल्पायु में मैट्रिक उत्तीर्ण की। उसके बाद इन्होंने डीबी इंटर कॉलेज से 12वीं की कक्षा को पास किया। तदोपरांत बुंदेलखंड कॉलेज से हिंदी साहित्य में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधि को प्राप्त कर इन्होंने साहित्य सृजन के क्षेत्र में पदार्पण किया। इनका विवाह डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा से संपन्न हुआ। इस विवाह से इन्हें 3 बेटियां हैं, नम्रता, मोहिता और सुजाता। इनके उपन्यासों के विषय में अगर हम चर्चा करें तो इनके उपन्यासों के शीर्षक हैं बेतवा बहती रही, इदनमम, चाक, झूला नट, त्रिया हट, अलमा कबूतरी, अगन पाखी, विजन, कही ईश्वरी फाग, गुनाह बेगुनाह तथा फरिश्ते निकले। मैत्रेयी पुष्पा का पहला उपन्यास स्मृति दंश 1990 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास इदनमम पर धारावाहिक मेरा मंदा हर युग में का निर्माण भी किया गया। इनके उपन्यास बेतवा बहती रहे में मैत्रेयी जी ने विगत की घटनाओं को अपने इस उपन्यास के केंद्र में रखा है। यह उनका पहला उपन्यास है जो प्रकाशित हुआ। फ्लैशबैक शैली में पूर्व दीप्ति शैली, इसमें इन्होंने उर्वशी जो इस उपन्यास की कथा नायिका है, उसके जीवन की घटनाओं को अपरत दर परत अपने पाठकों के समक्ष उद्घाटित किया। लेखिका की संदर्भ में उक्ति है, अपने भीतर मचे महाभारत के किन किन दौरों से गुजरी हूँ, किस किस पड़ाव पर ठहरी हूँ, तेजी से बदलते जीवन मूल्य, महानगरी सभ्यता के थोथे आंदोलन, आज़ादी के 40 वर्षों की तथा कथित विकास उपलब्धियां, साथ ही गांव की
रूढ़िग्रस्त थी, प्रगति के आयामों को विसंगतियों में घोल देने की प्रवृत्ति। इस प्रकार से उर्वशी अपने जीवन के अतीत को याद करती है कि अब तक के अपने जीवन में उसने किन किन घटनाओं से पीड़ा का अनुभव किया, संत्रास का अनुभव किया, किन घटनाओं से उसके जीवन मूल्य बदले, कहाँ रुककर उसने थोड़ी देर विश्राम किया, अपने जीवन के विषय में सोचने की कोशिश की। प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त बेतवा नदी के समीप के गांव की उर्वशी और उसके जीवन की पीड़ा, इसे लेखिका ने इतने सुंदर ढंग से अपने इस उपन्यास में लिपिबद्ध किया है कि इसे देखकर लगता ही नहीं है कि ये लेखिका का पहला उपन्यास है। बेतवा नदी के आसपास का गांव, जहाँ निर्धनता है, अशिक्षा है, अंधविश्वास है, रूढ़ियों से भरा हुआ है और पिछड़ापन है, ऐसी जगह पर रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन में क्या उपलब्ध करेगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। जब 2 समय का भोजन भी उपलब्ध कराने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़े, तो ऐसे में मूल्यों की बात कहना, ऐसे में आदर्शों को रेखांकित करना शायद अनुचित होगा। उस समय व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि किसी की रोटी चुराना मूल्यों के विरुद्ध है। उसे वो रोटी का टुकड़ा अपनी तरफ आकर्षित करेगा ही करेगा। ऐसे समाज में जहाँ पर 2 समय भोजन की व्यवस्था भी संघर्ष से होती हो, वहाँ बेटी का विवाह करना और उस विवाह में दहेज को इकट्ठा करना पहाड़ जैसी समस्या थी। कथा के अंत में उर्वशी की मृत्यु पाठकों को झकझोर कर रख देती है, उन्हें सोचने पर विवश करती है कि क्या उर्वशी का जीवन कहने लायक भी था। अतुलनीय सौंदर्य से युक्त उर्वशी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। घर में जितनी भी जमा पूंजी थी, वो भाई को नौकरी दिलाने में, रिश्वत देने में काम आई। उसका भाई अजीत वन विभाग में अपनी नौकरी तो सुनिश्चित कर लेता है, पर अब समस्या आती है उर्वशी के विवाह की। जितने भी धनाढ्य लोग थे, वो उर्वशी से विवाह नहीं करना चाहते थे, उसे अपने घर के अंदर नहीं लेकर आना चाहते थे। ऐसे में क्या किया जाए? किसी संभ्रांत घर में उर्वशी के विवाह की सोच भी रखना उस परिवार के लोगों के बस में नहीं था। इतना धन ही शेष नहीं रह गया था कि वो दहेज दे सके। ऐसे में अजीत एक दहेजू से उर्वशी का विवाह कर देता है। विधाता को कुछ और ही मंजूर था। वो नाना के द्वारा इस विवाह का विरोध करवाते हैं और शत्रुजित के अनुज को विधिवत शिक्षा दिलाकर, जिसका नाम सर्वदमन था, उससे उर्वशी का विवाह
निश्चित कर देते हैं। उन्हें लगता है कि किसी दहेजू से विवाह कराना अनुचित है, इसलिए वो कहते हैं कि सर्वदमन अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा है, विधि की पढ़ाई कर रहा है, इसलिए वो उनकी बच्ची के लिए एक उपयुक्त योग्य वर है। इस समय का वर्णन करने के लिए लेखिका ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसे देखिए। हार हसली के साथ बुंदेलखंडी और मराठी मिली जुली गढ़त का तिदाना, जो नाजुक सी गोरी पतली ग्रीवा से चिपका था। स्वर्ण खंचित करधनी और रजत रंगत के पाजेब बिछुए, हरे गुलाबी साटिन का घाघरा था, सुनहरी गोटा चढ़ा। एक तरफ उर्वशी जो अप्रतिम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है, और दूसरी तरफ विवाह के समय उसने किस प्रकार से हरे रंग का और गुलाबी रंग का घाघरा पहना हुआ है, जिस पर सुनहरे रंग का गोटा जड़ा हुआ है। किस प्रकार के आभूषणों को उसने पहना है, इससे उसका सौंदर्य और द्विगुणित हो रहा था। बेटे के जन्म के कुछ समय के बाद एक दुर्घटना में सर्वदमन की यह लीला समाप्त हो जाती है। उर्वशी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे में मैत्रेय पुष्पा जी का कथन है, ऊंचे पूरे कद की सुंदर प्रतिमा सी उर्वशी किस अपराध की भागीदार मानकर महादंड के लिए चुन ली नियति ने। अभिशप्त जीवन के अंधेरे सुरंग द्वार खुल गए। किसने वध कर डाला कपोत का, आते जाते भाव मन को रोनते रहते। बाल्यावस्था से अर्थाभाव में अपने जीवन को जीने वाली उर्वशी भाई अजीत द्वारा एक वृद्ध से विवाह तय हो जाने तक की पीड़ा को भोगती है, किंतु नाना के द्वारा सर्वदमन से विवाह कर जो थोड़ा बहुत सुख विधाता ने उसकी झोली में डाला था, वो भी जल्दी ही उससे छीन लिया जाता है। साल भर में ही वो नाना जो उर्वशी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्रेम करते थे, वो भी उसे अकेला छोड़ प्रभु चरणों में चले जाते हैं। अजीत प्रलोभवश जंगल की लकड़ियों का विक्रय करने लगता है। ये बात ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रहती और उसे नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है। ये सूचना मिलने पर कि उर्वशी के विधवा होने पर सारी जमीन शत्रुजीत की हो गई है, वे उर्वशी के घर अब ज़्यादा आना जाना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, वो इतना लोभी है कि बाद में मीरा के पिता, जिनके पास वो नौकरी करता था, उनके यहाँ अधिक आने जाने लगता है। हर जगह बातचीत होने लगती है। कोई कहता अजीत डाकुओं से मिला है, धीवर की लड़की
को इसी ने उठवाया है। सहकारी ऋण आया तो अजीत ने हवा नहीं लगने दी। फर्जी दस्तखतों से ऋण का भुगतान दिखा दिया। कंट्रोल की चीनी का भी यही हाल। कोई भी तो ऐसा काम नहीं था जो अजीत नहीं कर रहा था। अभी उर्वशी के दुखों का अंत नहीं हुआ था और अजीत उस पर बिना बात का अनुचित दबाव बनाकर उसका पुनर्विवाह मीरा के वृद्ध पिता बलजोर सिंह से करवा देता है। वो उर्वशी को समझाता है कि इस समाज में एक सुंदर युवा स्त्री का अकेले रहना अनुचित है। इसके साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि तुम अपने जेठ के साथ जो बात करती हो वो भी अनुचित है। गांव में उसके लिए चर्चाएं हो रही हैं, बातचीत हो रही है और इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उर्वशी पर दबाव डालकर हक जमाकर कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारे लिए अनुचित क्यों सोचूंगा, वो उसका विवाह बलजोर सिंह से करा देता है और बदले में उससे 10 बीघा जमीन खेती ले लेता है। कालांतर में उस खेत को वो लाख रुपए में बेच देता है। उर्वशी आत्महत्या का प्रयास करती है किंतु विफल रहती है और कहीं ना कहीं वो अपने इस जीवन से समझौता कर लेती है। केवल मीरा की दादी एक ऐसी पात्रा हैं जो इस अनमेल विवाह का पुरजोर विरोध करती हैं, शुद्ध होती हैं और वो बलजोर सिंह से कहती हैं कि यदि जब मैं विधवा हुई थी तो मैं विवाह कर लेती तो तुम्हारा क्या होता, तुम्हारे बचपन का क्या होता। ये अनुचित है कि तुम अपनी ही बेटी की हम उम्र के साथ विवाह कर रहे हो। किंतु बलजोर सिंह सुंदर पत्नी के सानिध्य में इस प्रकार से अपना जीवन यापन करने लगता है कि वो अपनी मां की भी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। आयु का ये अंतराल दोनों के बीच तनाव का कारण बनता है। धीरे धीरे बलजोर उर्वशी के सारे प्रयत्नों के बाद भी उस पर शंका करने लगता है और ये मिथ्या शंका उसे अस्वस्थ बनाने लगती है। लेखिका का कथन है, उर्वशी की तरुणाई और सौंदर्य से भयाक्रांत और आशंकित, उनका असमर्थ अशक्त पौरुष चोट पड़े व्याल सा फुफकारने लगा। फिर तो गाली गलौच अभद्र लांछन जो मन आए वही। जब बलजोर सिंह को कुछ समझ में नहीं आया तो उसे बात बात में उर्वशी की कमियां नजर आने लगी। उसे लगा कि ये मेरा पौरुष है कि मैं उर्वशी को अपने अधीन रखूं। आयु जनित क्षीणता भी थी शरीर में। इन सब से निपटने के लिए वो बिना बात उसे लांछना देने लगा। अगर वो किसी से बात करती थी तो उनके बीच एक अलग सा संबंध कायम कर लेता था और तब जो कुछ अनर्गल उसके मन में आता था
वो बोलने में हिचकिचाता नहीं था। दूसरी ओर उर्वशी का भाई अजीत डाकुओं से घिर जाता है और मारा जाता है। उर्वशी कहीं ना कहीं अपने जीवन से समझौता कर लेती है। बरजोर सिंह अपने बड़े बेटे विजय की ट्रैक्टर से चोट लगने के कारण टिटनेस होने पर मौत से विचलित हो उठता है और इसलिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता हुआ वह अपने छोटे बेटे उदय का विवाह उसकी सहमति के बिना ही बहुत सारा दहेज लेकर करना चाहता है। अब तक जो उर्वशी चुपचाप बरजोर सिंह के अत्याचारों को सह रही थी, अब खुलकर उसका विरोध करती है। वे तय करती है कि उदय का विवाह अपने बड़े बेटे विजय की विधवा से कराएगी। इस संदर्भ में उसकी उक्ति है, उदय की शादी के लिए जो लोग आए हैं ये पैसा वाले हैं, अपनी बिटिया के लिए आसानी से उदय जैसा वर खोज लेंगे, लेकिन हमारे विजय की बहू कहाँ जाएगी? वह कौन ब्याहने आवेगा उसे? तुमने कबहू सोची जे बात? और यहाँ लेखिका एक नई नारी के उदय की बात कर रही हैं जो अपने पति का विरोध करती है। यहाँ पर वो विधवा के पुनर्विवाह को अपनी सहमति देती हुई हमें नजर आती हैं। और जब बरजोर सिंह को ये लगता है कि जो औरत अब तक उसके अनुचित व्यवहार को सहन कर रही थी, आज उसमें इतनी ताकत आ गई कि वो मेरा विरोध करे, ये उसे अपना अपमान लगता है और वो वैद्य के साथ मिलकर उर्वशी को धीमा धीमा विष दिनारी देने लगता है। परिणाम स्वरूप उर्वशी की दोनों किडनियां खत्म होने लगती हैं और वो मृत्यु को प्राप्त होती है। इससे पहले कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, उर्वशी का जो पहले विवाह से जो जेठ थे उसके, जिनके साथ हर कोई यहाँ तक कि उसका भाई भी अनुचित संबंध का एक ठीकरा फोड़ देते हैं, वो उर्वशी की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए सभी रूढ़ियों को, सभी जकड़नों से अपने आप को मुक्त करते हुए उर्वशी का अंतिम संस्कार बेतवा नदी के तट पर करते हैं। उपन्यास में उर्वशी के संवाद अत्यल्प हैं। उसके जीवन में जितनी भी पीड़ाएं थीं, कुंठा थी, संत्रास था, वो आद्यंत रहता है। उनका स्वरूप बदल जाता है, किंतु बचपन से लेकर चिता पर बैठने तक उसके जीवन में खुशियों के क्षण बहुत कम आते हैं। उपन्यास शुरू से लेकर अंत तक पाठकों को अपने में बांधे रखता है। उपन्यास में लेखिका ने इस बात को मानो रेखांकित किया है कि नारी तब तक चुप रहती है जब तक
उसे लगता है कि उसके चुप रहने से परिवार बंधा रहेगा, परिवार बिखरेगा नहीं। पर जब बात उसके बच्चों पर आती है तब वो विरोध करती है, या जब उसे लगता है कि अब वो सीमा, अब वो सहन शक्ति समाप्त हो चुकी है, अब उसे विरोध करना ही होगा, तब एक उर्वशी का जन्म होता है जो खुलकर अपने पति के अनाचारों को, और कौन सा पति, देखिए इस उपन्यास में बहुत सारी समस्याओं को लेखिका ने उठाया है। पहला, दहेज की समस्या, जहां पर उर्वशी का विवाह किसी योग्य लड़के के साथ इसलिए नहीं किया जा रहा था क्योंकि उसके परिवार के पास दहेज देने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। दूसरा, एक परिवार में स्त्री और पुरुष के मध्य केवल एक ही संबंध को देखना, ये भी कहीं ना कहीं अनुचित है। उर्वशी और उसके जेठ के साथ ऐसा ही हुआ। उसके बाद आप ये देखिए कि कहाँ हमारी मानवीयता आज इतनी खत्म हो चुकी है, हमारी सोच इतनी दूषित हो चुकी है, हमारा स्वार्थ इतना प्रबल हो चुका है कि अजीत अपनी ही बहन का विवाह कुछ धन के लिए एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर देता है जो उसके पिता की आयु का था। अनमेल विवाह। आज भी हम देख सकते हैं कि समाज में पैसे की कमी के कारण, अशिक्षा के कारण, या किस प्रकार से संपन्न धनाढ्य लोग, जो निम्न वर्ग के लोग हैं या जो किसी भी दृष्टि से उनसे कमतर हैं, उनके ऊपर अन्याय कर कर उस परिवार की बेटी के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। उपन्यास उस नारी की बात करता है जो बाल्यकाल से लेकर विभिन्न समस्याओं से घिरते घिरते, विभिन्न परेशानियों से जूझते हुए अपने लिए एक रास्ता तय करती है। उस समय स्थितियां अलग थीं, विधवा विवाह निषेध था। अतः इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने विधवा के पुनर्विवाह को भी अपनी संस्तुति देते हुए इस बात पर मोहर लगाई है कि अगर नारी चाहे तो उसे पुनर्विवाह करने की स्वीकृति मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उसे भी अधिकार है अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को जीने का। बेतवा बहती रही, ये एक सूचक भी है कि नदी बहती रहेगी, जीवन चलता रहेगा। अगर नदी बहना रोक दे तो उसके पानी में से सड़ास आएगी। इसी तरह से नारी जीवन भी चलता रहना चाहिए। उसे घोट कर, उसे जंजीरों में बांध कर अगर हम रख देंगे तो उसके अंदर भी कुंठाएं उत्पन्न होने लगेंगी, मानसिक विकृतियां उत्पन्न होने लगेंगी और वो एक कुंठित जीवन जिएगी। तब वो ना केवल अपना जीवन अपितु अपने परिवार के जीवन को भी ना संतुष्ट कर पाएगी, ना उसकी प्रगति में कहीं पर भी अपना सहयोग दे पाएगी। अपने अगले वक्तव्य में हम इनके अन्य उपन्यासों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।